तो चलिए शुरुआत करते हैं मिस हामारूबी पार्ट 7 की। अगले दिन चा ओरियम और बारिम ऑफिस पहुंचते हैं तो फिर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और वो दोनों ऑकवर्ड बिहेव कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद उनके ऑफिस में चीफ जज हांसे सांग आते हैं और वो उन दोनों से बोल रहे होते हैं कि चलो आज रात को टीम डिनर करते हैं। वो दोनों चीफ जज की बात मान जाते हैं। फिर इसके बाद वो सारे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं अपनी टीम के साथ। वहाँ डिनर के दौरान सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं सिवाय चा ओरियम और बारियम के। तभी जो कोर्ट क्लर्क सासंग होते हैं वो खड़े होते हैं और उसके हाथ में अपना ड्रिंक होता है और वो कह रहे होते हैं कि जब मैं आई लव बोलूंगा तो फिर आप सबको अपने साइड में बैठे हुए पर्सन से यू बोलना है अपनी ग्लास क्लीन करके। फिर वो चिल्लाकर आई लव बोलते हैं और एक एक करके सारे पर्सन अपने साइड वाले पर्सन को यू बोल रहे होते हैं सिवाय चा ओरियम और बारियम के। उसी टाइम डोइन अपना ग्लास लेती है और बारियम के ग्लास में क्लिंग करके उसे यू बोलती है। ये देखकर सारे पर्सन काफी सरप्राइज होते हैं। फिर सासंग डोइन से बोल रहे होते हैं मैंने ये बोला था कि तुम अपने साइड वाले पर्सन को यू बोलना है ना कि सामने वाले को। डोइन कुछ भी नहीं बोलती और वो मुस्कुराने लग जाती है। इसके बाद वो सारे अपनी एक एक करके प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोगों को हैंडल करते हैं। अगली सुबह चा ओरियम बारियम और चीफ जज तीनों कोर्ट में होते हैं वहां पर एक नई हियरिंग के लिए। कोर्ट में एक केस आया होता है जिसमें दो भाई और एक बहन ने अपने बड़े भाई पे केस किया होता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद वो सारे आपस में बहस कर रहे होते हैं। फिर किसी तरीके से चीफ जज हांसे सांग उन्हें शांत कराते हैं। फिर वो उन सबसे बोल रहे होते हैं कि तुम लोग ये कह रहे हो कि तुम्हारे फादर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बड़े भाई के नाम कर दी है, लेकिन उन्होंने ये गलती से किया है, इस वजह से बड़े भाई को वो जमीन लौटा देनी चाहिए। फिर जो सेकंड ब्रदर होता है वो बता रहा होता है कि जो हमारे फादर है उनकी एज 90 है और हमारे बड़े भाई ने हमारे फादर को एक पपेट की तरह यूज किया है अपने ग्रीड के लिए। अब हमारे फादर की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई है, इस वजह से बड़े भाई ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उनकी ज़मीन अपने नाम करवा ली। ये सुनते ही बड़ा भाई गुस्से में आता है और वो बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे फादर की हालत बिल्कुल ठीक है। तभी उनकी बहन चिल्लाकर बोलती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम आज तक फादर से मिलने के लिए नहीं आए हो। हमारे मदर के मर जाने के बाद सबसे छोटे भाई ने उनकी टेक केयर की है। फिर चीफ जज पूछ रहे होते हैं कि तुम 4 भाई और एक बहन हो, तो फिर तुम्हारा चौथा भाई कहाँ पर है जो कि सबसे छोटा है। सेकंड भाई बता रहा होता है कि जो हमारा सबसे छोटा भाई है वो एक इंट्रोवर्ट है, इस वजह से वो कोर्ट में नहीं आ सकता है। वैसे भी सारी गलती हमारे बड़े भाई की है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। हमारे फादर के पास आखिरी ज़मीन का टुकड़ा बचा हुआ था जिसकी वैल्यू $5 मिलियन है। तभी बड़ा भाई चिल्लाकर बोलता है कि मेरे फादर ने अपनी ज़मीन मेरे नाम इसलिए की है क्योंकि ये सारे उनका पैसा उड़ा रहे थे बेफालतू में। फिर वो दोनों बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी चीफ जज बोलते हैं कि हमें 10 मिनट का ब्रेक चाहिए आगे हियरिंग को बढ़ाने के लिए। ये कहने के बाद चीफ जज चा ओरियम और बारियम को सेटलमेंट रूम में लेकर जाता है और वहां पर उनसे बात कर रहा होता है इस केस के रिगार्डिंग। लेकिन अभी भी चा ओरियम और बारियम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। ब्रेक खत्म होने के बाद वो दोबारा कोर्ट में जाते हैं। फिर एक एक करके वहां पर जितने ही भाई होते हैं वो एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं और बता रहे होते हैं कि उनमें क्या क्या कमियां हैं, जिसकी वजह से उनके फादर की ये हालत हो गई है क्योंकि उनके फादर पहले बहुत अमीर हुआ करते थे। इसके कुछ देर बाद दोबारा चीफ जज हांसेसांग ब्रेक लेते हैं। तो फिर ब्रेक के दौरान वो चारों से पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। चारों कह रही होती है कि हमें सेटलमेंट ही करवानी चाहिए, यही एक अच्छा आइडिया है। अगर किसी वजह से उनके फादर की मौत हो गई तो फिर प्रॉपर्टी हमेशा के लिए बड़े भाई के नाम रहेगी और वो हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे। फिर वो दोबारा कोर्ट पहुंचते हैं तो फिर चीफ जज सारे भाइयों से बोल रहे होते हैं कि आप सबको सेटलमेंट करनी होगी, इस वजह से मैं आपको नई हियरिंग की डेट बता रहा हूँ और उससे पहले आप सब लोगों को अपने अपने आइडियाज़ देने होंगे कि आप प्रॉपर्टी को डिवाइड कैसे करोगे। ये सारे आइडियाज़ आपको लिख के लाने होंगे क्योंकि मैं इन पे ध्यान दूंगा। ये कहने के बाद वो ट्रायल को आज के लिए एडजर्न कर देते हैं। फिर चीफ जज ऑफिस जा रहे होते हैं तो फिर वो बारियम से बोलते हैं कि चारियम ये आइडिया लेकर आई है तो फिर इस वजह से तुम्हें उनकी सेटलमेंट करनी होगी। बारियम कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप अपने ऑफिस में चला जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद चारियम उससे बोल रही होती है कि मैं सारा काम संभालूंगी क्योंकि ये मेरा आइडिया था। बारियम बोल रहा होता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है ये सब करने की क्योंकि चीफ जज ने मुझे ये बोला है। लेट नाइट तक चारियम ऑफिस में काम कर रही होती है और वहां पर बारियम नहीं होता। तभी कुछ देर बाद बारियम वहां पर पहुंच जाता है। काफी देर तक वो दोनों बात नहीं करते। फिर आखिर में बारियम चारियम से बोल रहा होता है कि कब तक तुम ऐसे ही ऑकवर्ड बिहेव करती रहोगी। मैं भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस वजह से हमारे वर्क में दिक्कत आएगी। ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई तो फिर मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। चारियम बोल रही होती है कि मैं सिर्फ सॉरी फील कर रही हूँ। तो फिर बारियम बोलता है कि तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना वीक नहीं हूँ। ये सुनते ही चारियम मुस्कुराने लग जाती है और वो दोनों दोबारा से बात करना स्टार्ट कर देते हैं पहले की तरह। अगली सुबह चारिम ऑफिस जल्दी पहुंच गई होती है। तभी वहां पर ड्योन आती है और वो चारिम को बता रही होती है कि आज मैं आफ्टरनून में ऑफ ले रही हूँ क्योंकि मेरे फादर मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये कहकर वो चली जाती है। आफ्टरनून में डोइन अपने फादर को कोर्ट दिखा रही होती है। तभी वहां से बोवांग गुजर रहा होता है और वो उन दोनों को देख लेता है।
फिर वो सीधा बारम के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर बोल रहा होता है कि मैंने डोयन को काफ़ी मिसजज किया है। मुझे लगा था कि वो काफ़ी मीन है, लेकिन वो एक पर्सन के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव करती है। तभी चार्यम बोलती है कि डोयन आज अपने फादर के साथ घूम रही है, इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। तभी बोवांग को याद आता है कि जिस आदमी के साथ उसने डोयन को देखा होता है उसकी फ़ोटो उसके कैबिन में होती है। लेकिन जब बोवांग ने पूछा होता उस आदमी के बारे में, तो फिर डोयन ने बताया होता है कि वो मेरे बॉयफ्रेंड हैं। इस वजह से बोवांग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर बारियम उसे समझाता है और बोल रहा होता है कि डोयन ने हमें खुद बताया कि वो उसके फादर हैं। बोवांग कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बारियम, चारियम और चीफ जज दोनों ट्रायल के लिए कोर्ट में पहुँच जाते हैं। फिर वो ट्रायल स्टार्ट होता है और एक एक करके भाई एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। फिर जो उनकी छोटी बहन होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है और बोल रही होती है कि मेरे फादर ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। तभी चीफ जज हांसे सांग एक लिस्ट चेक करते हैं और वो छोटी बहन से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें एक पीस ऑफ लैंड मिला था अपने बर्थडे पे। छोटी बहन बोल रही होती है कि हाँ, वो मुझे अपने 18th बर्थडे पे मिली थी। उसी के छोटे छोटे टुकड़े बेचकर मैं अभी तक अपना खर्च चला पा रही हूँ, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। चीफ जज बोल रहे होते हैं कि उस चीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर वो और ज़्यादा रोने लग जाती है और बोल रही होती है कि आप भी मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे मेरे फादर ने नहीं दिया। हान से सांग उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं चुप हो रही होती। तो फिर वो आज के लिए ट्रायल को बंद करते हैं और उनसे बोल रहे होते हैं कि आप मेरे ऑफिस में आकर मिलो। ट्रायल खत्म होने के बाद उनकी छोटी बहन चीफ जज से मिलने के लिए जाती है उनके ऑफिस में। वहाँ पर पहुँचने के बाद चीफ जज बोल रहे होते हैं कि जो भी आप बात करना चाहती हो यहाँ पर कर सकती हो, मैं अपना काम करता रहूँगा और मैं आपकी बातें सुनता भी रहूँगा। छोटी बहन उनकी बात मान जाती है और वो लगातार उनको अपनी बातें बता रही होती है काम करते दौरान। इधर दूसरी ओर बारियम चारुम के साथ ऑफिस में होता है, तो फिर वो बोल रहा होता है कि हम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस केस को। वो सारे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी वो एक फैमिली की तरह रहने का नाटक कर रहे हैं। चारियम बोल रही होती है कि ऐसा नहीं होता है, तुम फैमिली के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो, वही तुम्हारे सपोर्टर होते हैं। बारियम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैंने कई लोग देखे हैं जो कि अकेले रहते हैं। ये सुनते ही चारियम बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि तुम फैमिली रिगार्डिंग के मैटर इतने सेंसिटिव क्यों हो गए हो, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बारियम चारियम को सॉरी बोलता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। काम खत्म करने के बाद बारियम अपने घर जा रहा होता है। फिर वो याद कर रहा होता है कि बचपन में बारियम के फादर एक लेडी और उसके बेटे को घर पर लेकर आए होते हैं। जब बारियम की मॉम पूछती है कि ये कौन है, तो फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो बारियम को बाहर बुलाते हैं इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो फिर जो उस लेडी का बेटा होता है वो बारियम को बड़ा भाई बोल रहा होता है। बारियम कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही देर बाद बारियम अपने घर पहुंच जाता है और वहां पर वो अपने फादर से बात कर रहा होता है। अगले दिन वो कोर्ट में होते हैं और फिर से उसी ट्रायल को स्टार्ट किया जाता है। काफ़ी देर तक उनकी बातें सुनने के बाद चीफ जज बोल रहे होते हैं कि आप सब अपने फादर को यहाँ पर लेकर आओ, जो वो बोलेंगे वही फैसला किया जाएगा। चारों भाई ये बात मान जाते हैं और आज के लिए ट्रायल को एडजॉर्न कर दिया जाता है। बारियम अपने ऑफिस में होता है और वो बार बार अपने बैग की ओर देख रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक गिफ्ट रखा हुआ होता है। वो गिफ्ट उसने चारियम के लिए खरीदा होता है, क्योंकि आज चारियम का बर्थडे होता है। लेकिन वो गिफ्ट चारियम को नहीं दे पा रहा होता। फिर वो रात को चार्योम, डोयन और बोवांग के साथ उसी मार्केट में जाता है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर की मार्केट होती है। काफ़ी देर तक बात करने के बाद चार्योम बारियम को बता रही होती है कि वो कैसे अपनी ग्रैंडमदर के साथ यहाँ पर 10 साल पहले शिफ्ट हुई थी। बहुत सारी मुश्किलों से हमने यहाँ पर शॉप ओपन की और सारे मिलकर एक साथ एक फैमिली की तरह रहने लग गए। तभी वहाँ पर योंगजुन पहुँच जाता है और उसके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। फिर वो गिफ्ट सारे चार्योम को देता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। गिफ्ट देने के बाद वो बारियम के पास जाता है, उसे ग्रीट करता है और उसके बाद वो उन सबको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है डिनर कराने के लिए। फिर वो सारे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और वहां पर डिनर कर रहे होते हैं। तभी योंगजुन एक बाउल लेता है और उसके अंदर राइस वाइन डालकर बारियम को देता है और उसे पीने के लिए कहता है। चारियम कह रही होती है कि बारियम ढंग से ड्रिंक नहीं कर पाता, तभी बारियम बोल लेता है और उसे पूरा पी जाता है। इधर बोवांग डोन से बात कर रहा होता है। फिर डोन उससे बोल रही होती है कि मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का। बोवांग पूछ रहा होता है कि तुम इस टाइम पे कौन सा काम करती हो। फिर डोन मुस्कुराकर बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो फिर तुम सरप्राइज हो जाओगे, और ये कहकर वो चली जाती है। बोवांग भी बाहर जाता है पीछा करने के लिए, लेकिन उसे डोन नहीं मिलती। तभी उसके सामने से कार गुजरती है और उसे डोन ड्राइव कर रही होती है। उसने अपने कपड़े चेंज कर रखे होते हैं और उसका लुक होता है एक पार्टी का। इधर रेस्टोरेंट में डिनर खत्म हो गया होता है और यंगजुन वहां से चला गया होता है। जितनी भी लेडीज वहां पर आई होती हैं डिनर करने के लिए, वो सारी बारियम की तरफ देख रही होती है, क्योंकि बारियम बहुत ज्यादा नशे में होता है। तभी एक लेडी चार्यम से बोल रही होती है कि बारियम इतना हैंडसम है और काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है, क्या मैं तुम दोनों की शादी के गिफ्ट के लिए पैसे अभी से जोड़ना स्टार्ट कर दूं? चार्यम बोल रही होती है कि बारियम मेरा बहुत ही अच्छा कलीग है और मेरी हर बार हेल्प करता है, लेकिन वो मेरे टाइप का नहीं है। तभी एक लेडी बोलती है कि अगर वो तुम्हारे टाइप का नहीं है तो फिर बारियम को मैं रख लेती हूँ।
चार्यम कुछ भी नहीं कहती और मुस्कुराकर बारियम की तरफ देखने लग जाती है। कुछ देर बाद बारियम को होश आता है, फिर वो बाहर जाता है, वहाँ पर टैक्सी का वेट कर रहा होता है। उसके साथ में चार्यम भी वहाँ पर खड़ी होती है। तो फिर बारियम से बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहाँ पर एक टैक्सी पहुंच जाती है और चार्यम वहाँ से जा रही होती है। तभी बारियम चार्यम को रोकता है और उसे गिफ्ट देकर बर्थडे विश करता है। ये कहने के बाद वो टैक्सी में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है। तो फिर वहाँ पर एक पर्सन उनके फादर को लेकर आया होता है। तभी उनका बड़ा भाई खड़ा होता है और अपने फादर से बोल रहा होता है कि मैं आपको याद हूँ, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। लेकिन उनके फादर को कुछ भी याद नहीं होता। उस टाइम पर जो चीफ जज होते हैं वो उन सबके आइडियाज पढ़ रहे होते हैं प्रॉपर्टी को स्प्लिट करने के। उन सारे आइडियाज को पढ़ने के बाद वो उन सबसे बोल रहे होते हैं कि आप चारों में एक चीज कॉमन है, आप में से किसी ने भी अपने यंगर ब्रदर के बारे में जिक्र तक नहीं किया है। तभी सेकंड ब्रदर बोलता है कि जो हमारा यंगेस्ट ब्रदर था उसे गोद लिया गया है। उसके फादर हमारी फैक्ट्री में काम करते थे लेकिन उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से हमारे फादर ने उसे गोद ले लिया। जो उनके फादर को लेकर आया होता है वही उनका ब्रदर होता है। फिर बड़ा भाई बोल रहा होता है कि ये हमारा ब्रदर है लेकिन रियल नहीं है, तो फिर आप इसे ऐसा पर्सन समझिए जो कि हमारे लिए काम करता है। कुछ ही दिन में हम इस मैटर को भी सॉल्व करने वाले हैं। वैसे भी इसे पता होनी चाहिए कि ये किस जगह से बिलोंग करता है। फिर जो छोटा भाई होता है वो सबसे बोल रहा होता है कि आप मुझे स्यू क्यों करना चाहते हो, मेरे पास लॉयर के लिए पैसे भी नहीं है ताकि मैं अपना ट्रायल लड़ सकूं। आप जैसा चाहोगे वैसा ही हो जाएगा, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। फिर वो उनके फादर के सामने बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि आपने अभी तक जो भी मेरे लिए किया मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। शायद ये कर्ज मैं अपनी लाइफ भर भी नहीं चुका पाऊंगा। मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपके आखिरी टाइम तक आपकी टेक केयर नहीं कर पाया। और ये कहकर वो जाने लग जाता है। तभी उसके फादर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे घर जाना है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि मुझे डर लगता है। ये सुनते ही वो दोनों रोना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद चीफ जज अपना फैसला सुनाते हैं और इस केस को सेटलमेंट के थ्रू सॉल्व किया जाता है। रात को बारियम अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि उसके फादर वहां पर सो रहे होते हैं और पास में उसकी मॉम बैठी हुई होती हैं। फिर वो अपनी मॉम के पास जाता है और पूछ रहा होता है कि आपने मेरे फादर से शादी क्यों की। बारियम की मॉम कह रही होती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर का जो ब्लड टाइप है वो RH नेगेटिव है। एक दिन मैं अपने कॉलेज टाइम में एक बस से जा रही थी, तभी अचानक से वो बस रुक गई। हमारे बस के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था और वो करीबन 4 व्हीकल्स का था। सारे लोग देखने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ है। तभी एक लड़का आता है सोल्जर की यूनिफॉर्म में और वहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए होते हैं एक्सीडेंट में वो उन्हें निकालता है। मैं भी बस से बाहर निकल जाती हूँ जानने के लिए कि वहाँ पर क्या हुआ है। फिर वहाँ पर एम्बुलेंस आती है। तो फिर जब एम्बुलेंस इंजर्ड पर्सन को चेक करती है वो सबसे बोल रही होती है कि हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो फिर जो पर्सन होता है जिसने इन सबको निकाला होता है वो अपना हाथ खड़ा करता है और एम्बुलेंस के साथ चला जाता है। और वो पर्सन तुम्हारे फादर थे और शायद यही बात मुझे उनकी अट्रैक्टिव लगी और तब से ही मैंने इन्हें परस्यू किया और हम दोनों की शादी हो गई। और शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे फादर ने अपनी लाइफ टाइम में करीबन 100 लीटर से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया है। फिर बारियम पूछ रहा होता है कि उस बच्चे के बारे में क्या जो कि हमारे घर में आया था आज से कई साल पहले। बारियम की मैम बोल रही होती है कि वो लड़का तुम्हें सिर्फ हेलो कहने के लिए आया था, अब तो वो लड़का काफ़ी बड़ा हो गया। जब तुम्हारे फादर रिपोर्टर थे उनका एक फेवरेट जूनियर रिपोर्टर था और जो लड़का तुम्हें बड़ा भाई बोल रहा था वो उनका बेटा था। किसी वजह से उसके फादर की मौत हो गई थी। ये सुनते बारियम बोल रहा था कि ऐसा था, मुझे लगा कुछ और है। बारियम की मम पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या लगा। तभी बारियम चिल्लाकर बोलता है कि आपने मुझे इतने सालों से ये बात क्यों नहीं बताई। बारियम की मम बोल रही होती है कि तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर मेरे रहते हुए ये सब कर पाएंगे। वैसे भी तुम्हारे फादर दिन रात दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारे फादर से शादी क्यों की, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम किसी से शादी उनके फेस की वजह से मत करना। मैरिज एक रियलिटी होती है। बारियम कुछ भी नहीं कहता है। तो दोस्तों यही खत्म होता है ये पार्ट।